सही। स्टूडेंट्स, ये जो हमारा आज का सेशन है इसका ताल्लुक जो प्रीवियस डिस्कशन थी, जो हम कर रहे थे बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के बारे में, उसके साथ है। अगर थोड़ा रिकॉल करें तो लास्ट सेशन में हम ये बात कर रहे थे कि बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए हमें जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड थे उनको नेम हमने दिया था एसेट्स का। और उन एसेट्स के लिए हमने कहा था हमें फंड चाहिए होते हैं। तो उन फंड्स की जो हमें अवेलेबिलिटी है वो या तो लाइबिलिटीज के थ्रू अरेंज हो रहे थे या ये ऑनर्स इक्विटी। तो ये हमारे पास सोर्सेज ऑफ फंड्स थे, लाइबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी। इसी तरह हमने कहा था कि ये दोनों सोर्सेज से जो फंड्स अरेंज हो जाएंगे वो हम डिप्लॉय करेंगे टू एक्वायर द एसेट्स। आगे चलकर हमने बात की थी कि ये एसेट्स होते क्या हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं, ऑनर्स इक्विटी क्या है, इनकी टाइप डिस्कस की थी, करंट एसेट्स और लॉन्ग टर्म एसेट्स। और इसी तरह लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर सब टाइप्स थी, टेंजिबल, इनटेंजिबल एंड और नेचुरल रिसोर्सेज। और करंट एसेट्स की जो टाइप्स थी वो हमारे पास थी, जो एग्जांपल्स थी वो कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसी तरह जो लाइबिलिटीज थी वो हमने कहा था हमारे पास करंट लाइबिलिटीज भी हो सकती हैं, जिसमें अकाउंट पेएबल, नोट्स पेएबल, एक्रूड टैक्सेस या एक्रूड सैलरीज, जिसे हमने एक्सपेंसेस के नाम से यहाँ डिनोट किया है, शो करने की ट्राई की है। क्योंकि वेजेस भी हो सकती हैं, एक्रूड टैक्सेस भी हो सकते हैं और सैलरी भी हो सकती है, या कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो अकर हो गया लेकिन आपने पे अभी तक नहीं किया। तो खैर ये हमने बात की थी कि ये हमारे पास हो सकती है करंट लाइबिलिटीज। इसी तरह लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज बिजनेस में हो सकती थी, वो एग्जांपल के तौर पर यहाँ हमने मेंशन किया मॉर्गेज और बैंक लोन और सो ऑन। हमने कहा था कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका टोटल इक्वल होगा किसके, राइट हैंड साइड के। राइट हैंड साइड पे दो चीजें थी, लाइबिलिटीज और इक्विटी, और लेफ्ट साइड पे एक ही चीज थी, एसेट्स। तो ये जो डिस्कशन थी यहाँ से हमने ये इन्फर किया था कि इन एसेट्स, लाइबिलिटीज और इक्विटी को जिस स्टेटमेंट में लिखा जाता है तो उसे अगर हम एक नेम देना चाहें तो उसे हम बैलेंस शीट का नेम दे सकते हैं। ये जो बैलेंस शीट है ये बिजनेस की पोजीशन को शो करती है, वर्थ को शो करती है। बिजनेस का जो साइज है, वॉल्यूम जो है वो इसे शो होता है कि बिजनेस का क्या साइज है, बिजनेस की वर्थ क्या है। क्योंकि जो इनका टोटल होगा एसेट्स का वही बिजनेस का साइज होगा या बिजनेस की वर्थ होगी या बिजनेस की पोजीशन होगी। क्योंकि ये बिजनेस की पोजीशन को डिटरमिन करती है, बताती है, इसलिए आजकल इसका एक नया नेम भी है, वो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो बैलेंस शीट का नेम ले लें या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कह लें, ये एक ही चीज़ है। और एक और इसका नेम है जो हम इसके लिए अक्सर यूज़ किया करेंगे आगे, वो होगा स्नैपशॉट स्टेटमेंट। कि ये एक स्नैपशॉट स्टेटमेंट भी है, क्यों है आगे चलकर आपको क्लियर कर दूंगा। तो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता हम चीज़ें जो है ये सीखने की ट्राई कर रहे हैं। जैसे याद होगा सबसे पहले हमने कहा था कि कोई बिजनेस आपने स्टार्ट करना है तो क्या क्या चाहिए, तो इनमें से रैंडमली कुछ हमने लिख लिए जो आपने मेंशन किए, हम लिखते गए। फिर इन सबको एक नाम दिया एसेट्स का, फिर एसेट्स समझा होते गए हैं क्या है, फिर ये देखा कि इन तमाम एसेट्स को एक्वायर करने के लिए हमें फंड चाहिए, पैसे चाहिए, तो हमने कहा था कि वो लाइबिलिटीज और इक्विटी के थ्रू अरेंज होंगे। फिर इन तमाम को हमने नाम दे दिया बैलेंस शीट का। तो अभी तक ये डिस्कशन है। और एक मजीद चीज़ हमने ये की थी कि ये जो इन्वेंट्री हमारे पास थी, इस इन्वेंट्री को जब फर्दर सेल किया गया था तो उससे सेल्स यानी कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, उन्हें हमने कंपेयर किया था। तो रेवेन्यू और एक्सपेंस को कंपेयर करके हमें पता ये चलता था कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। और जिस स्टेटमेंट से ये प्रॉफिट या लॉस का पता चलता था उसे हमने नेम दिया था इनकम स्टेटमेंट का। तो चूंकि इनकम स्टेटमेंट से बिजनेस ने क्या परफॉर्म किया है, प्रॉफिट अर्न किया है या लॉस में सफर करना पड़ा बिजनेस को, तो बिजनेस की चूंकि परफॉर्मेंस का पता चलता था इनकम स्टेटमेंट से, तो इसलिए हमने इनकम स्टेटमेंट को जो है वो अगर न्यू नेम से जो रिप्लेस करना हो तो वो न्यू नेम इसका हो सकता है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब अगर इनकम स्टेटमेंट की बजाय मैं वर्ड यूज करूं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि ये इनकम स्टेटमेंट की बात हो रही है। इसी तरह बैलेंस शीट के लिए अगर मैं वर्ड यूज करूं कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये बैलेंस शीट की बात हो रही है। अब
देखना ये है कि ये अगर बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी हो तो हमें कुछ ना कुछ गाइडलाइन अवेलेबल होनी चाहिए कि बैलेंस शीट प्रिपेयर करते वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, या बैलेंस शीट जो है वो किस तरह से प्रिपेयर की जाए कि ये बिजनेस की सही वर्थ शो करे। ऐसा ना हो कि कोई बिजनेस अपनी वर्थ ज्यादा शो कर दे। ऐसा ना हो कि बिजनेस कहीं से लोन लेते वक्त ऐसी बैलेंस शीट बना ले जिसमें उसकी वर्थ ज्यादा शो हो जाए कि मुझे लोन ज्यादा मिल जाए। तो ये हम बात कर रहे हैं कि बैलेंस शीट प्रिपेयर करते वक्त जो है वो हमें कुछ चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए, कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, इसलिए कि ये जब तक हम चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे हम बैलेंस शीट अप्रोप्रिएटली प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो बैलेंस शीट एक्यूरेट नहीं होगी। दूसरी बात, ये जरा देखें लाइबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी है। ये ऑनर्स इक्विटी कोई एक ऑनर नहीं होता, जैसे स्टॉक एक्सचेंज में देखिए शेयर्स हैं, बहुत सारे लोग मिलकर कंपनी को पैसे दे रहे होते हैं, एज एन ऑनर भी और एज अ क्रेडिटर भी, यानी कि आउटसाइडर के तौर पर भी पैसे दे रहे होते हैं और ऑनर के तौर पर भी बिजनेस को फंड्स या पैसे प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब इन लोगों की जो मनी है, इन लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है, ये सिक्योर्ड रहे। इन लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है उसकी प्रोटेक्शन के लिए, ताकि इन लोगों को और प्लस वो तमाम लोग जिन्होंने इस बैलेंस शीट को यूज करना है, फॉर एग्जांपल आप बैंक से लोन लेते हैं, आप गवर्नमेंट को टैक्स की बात कर रहे हैं, आप कह लीजिए कि मार्केट को अट्रैक्ट करते हैं जी कि हमारा बिजनेस बड़ा स्ट्रांग है। तो आप मार्केट को अगर अट्रैक्ट करें कि जो हमारा बिजनेस बड़ा स्ट्रांग है, हमारे बिजनेस की जो वर्थ है वो बहुत इंक्रीज हो रही है, तो डेफिनेटली आप बैलेंस शीट शो करेंगे उनको। तो अगर उन्होंने आपकी बैलेंस शीट को यूज करना है और वो मिसगाइड ना हो जाए, तो कुछ ना कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स, कुछ गाइडलाइन, कुछ रूल्स, कोई प्रिंसिपल्स ऐसे होने चाहिए जो आपको ये बताएं कि ये जो आपकी बैलेंस शीट प्रिपेयर होनी है, ये किस तरह से प्रिपेयर की जाए कि ये जरा ट्रू पिक्चर प्रेजेंट करे, इसमें कोई फ्रॉड के चांसेस ना हो, इसमें कह लीजिए कि कोई ऐसी स्टेटमेंट, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट ना हो जिससे जो बंदा भी बैलेंस शीट को यूज करे वो मिसगाइड हो जाए। तो इसलिए जो कुछ इदारे हैं जिनको हम प्रोफेशनल बॉडीज कहते हैं, उन्होंने क्या किया है कि बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने के लिए, या इस तरह कह लिए कि पूरी अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बना लिए हैं, जिन्हें हम कहते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, IAS के नाम से जानते हैं। इसी तरह कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हैं कि जिन्हें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, कि उन प्रिंसिपल्स की वायलेशन नहीं हो सकती। हमें उन प्रिंसिपल्स को बेसलाइन के तौर पर, गाइडलाइन के तौर पर और एक मेन कह लीजिए कि कंपोनेंट समझते हुए इस अकाउंटिंग को मेंटेन करना पड़ेगा। अब हम चूंकि बात कर रहे हैं बैलेंस शीट की, तो अभी मैं आपके साथ जो प्रिंसिपल्स डिस्कस करूंगा वो सिर्फ वो डिस्कस करूंगा जो बैलेंस शीट के रिलेटेड है। तो जनरली स्पीकिंग अगर हम बात करना चाहें कि बैलेंस शीट किस अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंडर प्रिपेयर की जाती है, यानी कि ये जो सारी बैलेंस शीट है ये किस अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंडर प्रिपेयर की जाती है, अगर ये बात की जाए तो हमारा आंसर होगा जी हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। हमारा सिंपली आंसर क्या होगा जी, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। अब ये हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल होता क्या है पहले ये समझना पड़ेगा। सिर्फ वर्ड कॉस्ट का तो हमें आइडिया है कि वो प्राइस जो हम पे करते हैं कोई प्रोडक्ट को एक्वायर करने में, कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं, हम उसके लिए जो परचेज प्राइस पे करते हैं वो हमारी कॉस्ट होती है, या खुद मैन्युफैक्चर करने में हमारी कॉस्ट होती है। तो इसी तरह कोई सर्विस है उसको हम एक्वायर करें तो वो हमारी कॉस्ट प्राइस होगी। अच्छा, तो अब इट मीन्स कि यहाँ हमारे पास जो है, हमने बात किया कि बैलेंस शीट को जो प्रिपेयर करना है वो प्रिपेयर करना है अंडर हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो प्राइस जिस पे ये हमारे तमाम अकाउंट जो है वो एक्वायर किए जाते हैं, लाइबिलिटीज हैं, एसेट्स हैं, सो ऑन, तो हम कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द बैलेंस शीट जो अकाउंट्स हैं वो प्रिपेयर होंगे अंडर हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। तो अब हम
बात कर रहे थे कि हिस्टोरिकल कॉस्ट है क्या है। हिस्टोरिकल कॉस्ट ये है कि जिस प्राइस पर आप अपने एसेट्स को एक्वायर कर रहे होते हैं या परचेज कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने लैंड परचेज की, बिल्डिंग परचेज की, या आपने ज्यादातर जो एसेट्स हैं उनको परचेज किया, तो वो जिस प्राइस पे आपने एक्वायर किए होते हैं, परचेज किए होते हैं, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको उसी पे लिखना चाहिए एसेट्स को। यानी कि दो तरह की प्राइस होती है ना, एक होती है कॉस्ट प्राइस, दूसरी होती है मार्केट प्राइस। हो सकता है आपने एक फर्नीचर आज परचेज किया हो, उसकी प्राइस जो है, परचेज प्राइस आपके लिए 1 लाख रुपए हो, इनवाइस आपके पास 1 लाख रुपए का है, लेकिन वही फर्नीचर मार्केट में अगर आप कह लीजिए कि देखें, तो हो सकता है कि आज कुछ अरसे बाद, यानी कि 1 वीक के बाद या 1 दिन के बाद, इवन या हो सकता है कि आप लेकर आए प्राइस चेंज हो जाए, या 1 मंथ के बाद, या 6 मंथ के बाद, या 1 साल के बाद, यही फर्नीचर जो है मार्केट में वुड इतनी ज्यादा कॉस्टली हो गई कि इस डिजाइन की इतनी ज्यादा जो कह लें डिमांड हो गई कि ये 1 लाख वाला फर्नीचर 3 लाख में सेल होना शुरू हो गया। आपके पास हो सकता है कि कोई लैंड है, वो आपने परचेज की 5 लाख की, और कुछ अरसे बाद वो लैंड आपकी हो गई 10 लाख की। तो ये पॉसिबिलिटी है ना। तो ये जो हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल है, ये हमें ये गाइड करता है कि हमने जिस प्राइस पर अपने एसेट्स को परचेज किया होता है, उसी प्राइस पर उसको लिखा जाना चाहिए, मार्केट प्राइस पे हम नहीं लिखेंगे। तो इट मींस जो बैलेंस शीट है, हम कह सकते हैं कि बैलेंस शीट जो है वो हमारी प्रिपेयर हो रही होती है अंडर हिस्टोरिकल कॉस्ट। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट? The price at which we acquire our assets, the price at which we buy our assets, वो हमारे पास हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल में आ जाएगा। तो होपफुली ये क्लियर हो चुका होगा जी कि जिस प्राइस पर हम अपने एसेट्स को एक्वायर करते हैं, परचेज करते हैं, उस प्राइस पर अपने एसेट्स को रिकॉर्ड करना चाहिए। हिस्टोरिकल कॉस्ट ये हमें बताता है। अच्छा, अब माइंड में आता है कि भाई हिस्टोरिकल कॉस्ट पे क्यों लिखा जाए, मार्केट पे क्यों ना लिखा जाए? क्यों? आज मैं अपनी लैंड सेल करना चाहूँ, वो 5 की बजाय 10 लाख में सेल हो जाएगी। फर्नीचर जो 1 लाख वाला है वो 3 लाख में सेल हो जाएगा। भाई माइंड में आता तो है ना कि ठीक है, हमने तो 1 लाख का परचेज किया था, लेकिन आज मार्केट में से अगर नया लेकर आए इसी तरह का, तो वो 3 लाख का मिलता है। या आज इसी तरह की लैंड इसी एरिया में बाय करें तो वो 10 लाख की मिलती है, 5 लाख की नहीं मिलती। तो ये माइंड में आता है ना क्वेश्चन कि भाई ये क्यों इस तरह से किया जा रहा है। उसकी कुछ सर्टन रीजंस है जो हिस्टोरिकल कॉस्ट को सपोर्ट करती है। पॉइंट क्या है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट में हम अपने एसेट्स को क्यों लिखें? तो ये मेन पॉइंट है ना कि हमारे पास एसेट्स तो है, तो हम कह रहे हैं कि उसको लिखा जाना चाहिए हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। तो अब कोई भी हमारे पास जो कोई प्रिंसिपल होगा, उसकी कोई ना कोई जस्टिफिकेशन तो होगी। मतलब उन जस्टिफिकेशन के बगैर तो हम नहीं लेकर चलेंगे चीजों को। अगर हमने ये कहा कि एसेट्स को लिखना है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, तो इसकी कोई जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहली जो जस्टिफिकेशन है कॉस्ट प्रिंसिपल की, वो हमें मिलती है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। वो क्या मिलती है जी? गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न क्या है? गोइंग कंसर्न ये है कि हम ये कहते हैं कि जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो वो इस इंटेंशन के साथ स्टार्ट किया जाता है कि उसको हम फॉर एवर कैरी करेंगे, एक इनफाइनाइट टाइम के लिए उसको कैरी करेंगे। हम बिजनेस कभी भी इसलिए स्टार्ट नहीं करते कि उसको वाइंड अप करेंगे, उसको खत्म करेंगे। नो, हम बिजनेस जब भी स्टार्ट करते हैं तो हमारी इंटेंशन क्या होती है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ये बिजनेस ग्रो करे, हमें ज्यादा प्रॉफिट दे, ज्यादा मार्जिन दे, ये एक एम्पायर बने, ये एक आइकन बने मार्केट में, ये एक बहुत बड़ा फेमस कैरियर ब्रांड बन जाए। यही हमारी इंटेंशन होती है। तो इट मीन्स कि जब भी कोई आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आपके माइंड में चूंकि इंटेंशन उसको फॉर एवर कैरी करना होता है, तो ये गोइंग कंजम्पशन फिर कॉस्ट प्रिंसिपल को इस तरह सपोर्ट करती है। वो कहते हैं कि अगर आपने लैंड, बिल्डिंग वगैरह, फर्नीचर वगैरह परचेज किए हैं, या अपने एसेट्स को परचेज किया है, और परचेज किया था सपोज कर ले 1 लाख रुपए पे, तो कहते हैं कि ये फर्नीचर जो 1 लाख का परचेज किया है, इसको आपने बिजनेस में कैरी करना है। गोइंग कंसर्न का मतलब है कि आप जो एसेट आपके पास है, उसको अपने बिजनेस में कैरी कर रहे होंगे। तो चूंकि आप उसे अपने बिजनेस में कैरी कर रहे होंगे, ऑब्जेक्टिव या इंटेंशन अपने उस फर्नीचर को सेल करना नहीं है, अपने उस एसेट को भाई
सेल करना ऑब्जेक्टिव नहीं है। देखिए ना, अगर तो आपने फर्नीचर को सेल करना हो कि भाई मैंने इसने फर्नीचर लिया, इसको सेल करना है आगे 3 लाख रुपए पे, फिर तो चलिए समझ आती है कि भाई 3 लाख पे लिखा जाना चाहिए। जब आपने एक दफा अपना फर्नीचर परचेज कर लिया और फर्नीचर परचेज करके उसको आपने कैरी करना है बिजनेस में, यानी कि जैसे बिजनेस कैरी होता रहेगा एज अ गोइंग कंसर्न, वैसे ही जो आपका फर्नीचर या फिक्सचर या जो आपका कोई भी एसेट है जो आपने कॉस्ट पे लिखा हुआ है, उसको भी आपने कैरी करना है। तो चूंकि इंटेंशन सेल करना है ही नहीं है, जब इंटेंशन सेल करना नहीं है तो फिर सेल प्राइस जो कि मार्केट प्राइस है उस पर क्यों लिखा जाए? तो हम उस प्राइस पे लिखेंगे, उस कॉस्ट पे लिखेंगे जो हमने कैरी करनी है। तो कैरी कौन सी कर रहे हैं? जो कॉस्ट प्राइस है। तो इसलिए ये जो गोइंग कंसर्न अजम्पशन है, ये सपोर्ट करती है किसको? कॉस्ट प्रिंसिपल को। दूसरी इसकी जो रीजन है कॉस्ट प्रिंसिपल को जो सपोर्ट करने में हमारी बेस बनती है, वो है ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। अब ये ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल क्या है? जैसे गोइंग कंसर्न हमने assumption ली, वैसे ही एक ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल है। ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल क्या बताता है? ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल ये बताता है हमें, ये कहता है, ये गाइड करता है कि जब आप अपने एसेट्स को कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं तो आपके पास एक ऑब्जेक्टिव एविडेंस एग्जिस्ट करता है। इसको समझने के लिए एग्जांपल ले लें, आपके पास कह लीजिए कि 2 पेपर है, एक ऑब्जेक्टिव पेपर है, एक सब्जेक्टिव पेपर है, और सेम स्टूडेंट का पेपर आप 3 डिफरेंट टीचर से वैल्यूएट करवाते हैं। फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव पेपर। ऑब्जेक्टिव पेपर जो 3 डिफरेंट टीचर्स वैल्यूएट करेंगे, तो क्या बताइए, स्कोर 3 डिफरेंट टीचर से इस बच्चे का सेम आएगा, डिफरेंट आएगा? तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा जी कि इन बच्चों का इस बच्चे का 3 डिफरेंट टीचर से ऑब्जेक्टिव पेपर जब इवेल्युएट आएगा, वो कराएगा, तो स्कोर सेम आएगा, क्योंकि सेम पेपर है और 3 डिफरेंट टीचर्स ने मार्क किया, स्कोर सेम रहेगा। तो कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक टीचर ने कहा नंबर इसके 5 है, किसी ने कहा 7 है, किसी ने कहा 6 है। नो, सबके सेम है। अगर सबने 7 दिए तो सबके तरफ से 7 आएंगे। अगर एक ने 7 है, दूसरा भी 7, थर्ड भी 7। इसी तरह अगर सब्जेक्टिव पेपर होता तो सब्जेक्टिविटी जो है, वो सब्जेक्टिव फिनोमिना जो है, उसमें अपनी एक ऑब्जर्वेशन, अपना एक एक्सपीरियंस, अपनी एक एक्सपेक्टेशन, एक पर्सनल इंग्रेडिएंट ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से वो वैल्यूएशन जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। तो हो सकता है सेम पेपर जो कि सब्जेक्टिव है, वो 3 डिफरेंट टीचर्स एवेल्युएट करें, तो एक टीचर उस पेपर को 5 मार्क्स जो है वो दे, दूसरा टीचर उस पेपर को जो है वो 6 मार्क्स अवार्ड करे, और तीसरा टीचर उसी पेपर को जो है वो 7 मार्क्स जो है वो अवार्ड करे। वेरिएशन आ सकती है। तो अब अगर आपने अपने एसेट्स को लिखा हुआ है कॉस्ट प्रिंसिपल पे, तो कॉस्ट का मतलब है कि उसका आपके पास कोई ना कोई फैक्चुअल एविडेंस एग्जिस्ट करता है। ये ऑब्जेक्टिविटी क्या बताता है कि जब आप अपने एसेट्स को कॉस्ट प्राइस पर लिखते हैं, तो आपके पास अपने एसेट्स की वर्थ को, प्राइस को, अमाउंट को जस्टिफाई करने के लिए उसका आपके पास कोई ना कोई एविडेंस एग्जिस्ट करता है। वो एविडेंस क्या होता है? आपके पास उसका वाउचर होता है, आपके पास उसकी परचेज की जो की हुई स्लिप होती है, इनवॉइस होती है, वो होता है। वो आपके पास फैक्चुअल एविडेंस है। अब कोई भी पर्सन, चाहे भले वो ऑडिटर है, भले वो बैंकर है, भले वो शेयर होल्डर है, भले वो ऑनर है, कोई भी पार्टी जो है वो आकर आपके फर्नीचर की प्राइस को डिटरमिन करना चाहती है, वेरीफाई करना चाहती है, उसको चेक करना चाहती है, तो उसके पास वो इनवॉइस होगा जिसको वो एज अ प्रूफ के तौर पर यूज कर लेंगे। तो जब उसको वो ऐसा प्रूफ के तौर पर यूज करेंगे, तो उससे उसकी प्राइस जो है वो ऐसा नहीं होगी कि मैनेजर प्राइस और बताएं फर्नीचर की, शेयर होल्डर प्राइस और बताएं, बैंक प्राइस और बताएं। नहीं नहीं, सबका आंसर सेम आएगा। क्या सेम आएगा जी? भाई 1 लाख का फर्नीचर है ये, कि 1 लाख में लिया था इन्होंने। लैंड है तो भाई 5 लाख की लैंड है, 5 लाख में ली थी। तो चूंकि ऑब्जेक्टिविटी ये है कि वेरिएशन नहीं आएगी कल को, अगर आपको जस्टिफाई करना पड़े, कल को चीजों को अगर आप देखना पड़े। देखिए ना, हो सकता है कि आप अगर इसको मार्केट प्राइस पे लिखते हैं, इसका नुकसान देखे क्या हो सकता था, अगर आप अपने इन एसेट्स को ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल को छोड़कर, यानी कि कॉस्ट प्रिंसिपल को छोड़कर आप मार्केट प्राइस पे लिखते हैं। फर्नीचर आपने कहा जी, कल को आपका आपने कहा मेरा ख्याल है ये 3 लाख का हो गया है,
आपने 3 लाख लिख लिया, लेकिन आपने बैंक को जब अपने ये एसेट शो करवाए, तो बैंक ने जो आपकी बैलेंस शीट में एसेट्स देखे उसमें फर्नीचर 3 लाख था। बैंक ने कहा नहीं जी, मेरा तो अंदाजा है कि ये फर्नीचर 3 लाख का नहीं, ये तो 2 लाख का है। और किसी ऑनर को चेक करवाया, उसने कहा नहीं भाई, ये तो 3.5 लाख का है। और किसी और पर्सन को खाया, उसने कहा जी कि ये तो भाई 2.5 लाख का है। तो हर पर्सन सब्जेक्टिविटी की बेस पर एक अपना एक अलग एस्टिमेट देगा। तो इसलिए स्टेटमेंट एक होगी, कौन सी, बैलेंस शीट। और उसमें जो एसेट्स लिखे हुए हैं वो हर पार्टी को आंसर डिफरेंट दे रहे होंगे। तो क्या फिर ऐसी स्टेटमेंट ट्रस्ट वर्दी रहेगी, रिलायबल रहेगी? हम नॉर्मल फिनोमिना भी देख लें, नॉर्मल सिनेरियो भी देख लें, तो वो पर्सन जो अपनी बात बार बार चेंज करता रहे, जिसकी स्टेटमेंट बार बार चेंज होती रहे, आज कोई बात करे, कल कोई बात करे, फिर कोई और बात करे, हम उस पर्सन की स्टेटमेंट पे रिलाई नहीं करते। तो अगर बैलेंस शीट को भी हमने एक स्टेटमेंट का नाम दिया है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, अगर ये भी हर पार्टी को डिफरेंट आंसर दे रही है, बैंक को और वैल्यू दे रही है, हमें कोई और आंसर मिल रहा है, जब हम इसको वैल्यूट करते हैं और आंसर दे रहे हैं, ऑनर कोई और वैल्यू दे रहा है, मैनेजर कोई और वैल्यू दे रहे हैं, इट मीन ये भी ट्रस्ट वर्दी नहीं रहेंगी। लोग इस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। जब लोग इस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो क्या इसकी बेस पर लोग बिजनेस के साथ कोई डीलिंग करना चाहेंगे, कोई एग्रीमेंट साइन करना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ना कोई लोन देना चाहेगा, ना कोई बिजनेस में एज एन ऑनर इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा। तो इसलिए जिस पर्सन ने भी इन स्टेटमेंट्स को यूज करना है, वो इनको रिलायबल नहीं समझेगा, ट्रस्टवर्दी नहीं समझेगा। तो ये इंश्योर कोई जो